तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी मैंने के अंदर। मैं आपका सोहन सर आज आपके साथ लेकर आए एक नई वीडियो जहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 लेसन 2 साइंस का चैप्टर है ये एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखो, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल होती है जो कि आपने जैसे एलिमेंट्स को पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। आपके पास मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल होते हैं उसमें हमारे पास कम से कम एटलीस्ट 100 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इन एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद एक बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब हमारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, तो उनके वैलेंसी को बैलेंस करके, चार्ज को बैलेंस करके हम कंपाउंड तैयार करते हैं। तो हम कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं या फिर कैटेगराइज करते हैं एसिड्स बेसिस और सॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में हमारा जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है क्लास 10 चैप्टर 2 में, तो आप यहाँ पर लेसन 2 के अंदर इस चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि आपके पास जो 3 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, क्या वो आपके पास एसिड है या फिर बेस है या फिर सॉल्ट है, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो देखो, वैसे तो अगर हम देखें हमारे पास, अगर हमारे सामने कोई जहर रख दे और ये बोले कि बताओ ये क्या है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, तो देखो अगर हम इसको टेस्ट करके बताएंगे क्या होता है। अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? टेस्ट के लिए हमारे पास होते हैं गस्टेटरी, ठीक है, जो हमारे टंग के अंदर, जीभ के अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमारी नोज़ के अंदर या फिर नाक के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास कि हम आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा श्योर होता है। और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा ही बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देख लिया कि हमने नींबू लिया, नींबू को हमने क्या किया, थोड़ा टेस्ट किया, तो हम देखेंगे नींबू खट्टा है। जैसे हम बोलते हैं कि आपने पढ़ा होगा ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं, आपने कहानी सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास अंगूर होता है, ग्रेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ग्रेप्स में क्या होता है, हमारे पास एसिड होता है। वैसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कड़वी चीज़ें हैं जिनमें हम टेस्ट करने के बाद कड़वापन आता है, तो क्या बोलेंगे उनको, वो बेसिस हैं। लेकिन हम हर एक जो सॉल्यूशन होता है, जो हमारे पास कंपाउंड होता है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वो हार्मफुल हो हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हम उसको चखें, इसमें जहर भी हो सकते हो, हमारी डेथ भी हो सकती है उससे, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए, इनको पहचानने के लिए क्या है, इंडिकेटर्स आए हैं। क्या है? इंडिकेटर्स। तो आप यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर्स 2 के इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंडिकेटर्स। तो इनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या फिर जस्ट इंडिकेटर्स। तो हम इनको इंडिकेटर्स का नाम दे सकते हैं या फिर एसिड बेस इंडिकेटर्स का नाम दे सकते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर्स जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मोटर व्हीकल होते हैं, जो मतलब मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, या फिर जैसे हमारे पास कार हो गई, तो उसमें आप देखोगे उसमें इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चौक आ गया, हमारे पास कोई चौराहा आ गया, तो हम चौराहे पे हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, तो उसके लिए क्या करता है, ड्राइवर को इंडिकेटर्स देना होता है। इंडिकेट करता है वो पिछले वाले व्हीकल को कि हमें लेफ्ट जाना है, कि आप अपनी गाड़ी को धीरे कीजिए, हमें लेफ्ट जाना है। हमें राइट जाना है, आप अपनी गाड़ी को धीरा कीजिए, तो क्या करेगा वो, राइट इंडिकेटर देगा। तो वैसे ही यहाँ पर एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग मतलब इनको टेस्ट, इनको बताने के लिए कि हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स होते क्या है इन द टर्म्स ऑफ साइंस एंड इन द अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ साइंस, एन इंडिकेटर्स इज अ डाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन इंडिकेटर इज अ डाई। एक इंडिकेटर आपके पास एक ऐसी डाई होती है, एक कलर देने, जिसको हम डाई कहते हैं, कलर देने का मतलब है दैट चेंजेस कलर, जो क्या करता है, कलर को चेंज कर देता है। व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस, कि जब आप किसी भी एसिड या बेस के सॉल्यूशन के अंदर इस इंडिकेटर्स को डालोगे, तो आपके सॉल्यूशंस के रंग को चेंज कर देगा, ठीक है।
It tells us about whether the substance is an acid or base by changing its color. तो हम कलर के बेसिस पर क्या करेंगे, हमारे एसिड या बेस को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। सॉरी बच्चों। तो वैसे तो आपके पास क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन आपका जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेसिस, तो जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए, एक होता है आपका लिटमस पेपर, यहाँ पर क्या लिखा लिटमस, ये लिटमस पेपर, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज, और एक क्या होता है फिनोल पैथेलिन, ठीक है। तो आपके पास ये तीन क्या है, मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स है जो आपको टेस्ट कर बताएंगे, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, एसिड और बेस के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो आपका लिटमस होता है, लिटमस क्या होता है, तो आपका लिटमस एक कुछ नहीं, आपका लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। जो हम क्या, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए प्लांट लीचेन, ठीक है, लाइकेन। कि हमारे पास एक लिटमस पेपर या लिटमस एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है, ये नेचुरल है, ठीक है, प्राकृतिक है, जो हमें किससे मिलेगा, लाइकेन के पौधे से मिलेगा, लाइकेन प्लांट से मिलेगा, जिसका रंग कैसा होता है, पर्पल होता है, यानी पर्पल डाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पर्पल। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो इसमें दोनों रंग होते हैं, ब्लू और रेड दोनों होते हैं, दोनों ब्लू और रेड से क्या मिलता है आपका, अगर आप मिक्स करो तो क्या बनेगा, आपके पास पर्पल बनेगा। तो देखो आपके पास जो फिनोल पैथेलिन है वो क्या है, सिंथेटिक, वो मैन मेड है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, दोनों मैन मेड है, जो आपके लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है बाय द साइंटिस्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो मिथाइल ऑरेंज, जिसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज, यानी इसका रंग कैसा होगा, ऑरेंज होगा। और जो आपका फिनोल पैथेलिन होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, क्या होता है वो, कलरलेस होता है, ठीक है। तो आइए हम, लिटमस पेपर हमें कैसे बताएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिस है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, दो सॉल्यूशन, एक एसिडिक है और बेसिक है, तो आपके पास इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स यानी आपके पास नेचुरल है, सिंथेटिक है, ठीक है, दो प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। और क्या है आपके पास, नेचुरल और एक सिंथेटिक। आपके पास नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर, क्या है, लिटमस पेपर। तो आपने लिटमस पेपर लिया, सबसे पहले आपने डुबो दिया उसको सिंक कर दिया एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आपने जो आपने लिटमस पेपर लिया है, आपने वो ब्लू कलर का लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपका लिटमस पेपर कैसा होगा, ब्लू और रेड दोनों प्रकार का होगा। कि अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया और वो एसिड के अंदर डाल दिया, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका कलर उसका चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपने वही ब्लू दूसरे अंदर डाला, दूसरे सॉल्यूशन में डाला जो बेसिक है, तो वो क्या रहेगा, उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई रेड लिटमस पेपर लिया है, उसको एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला है, तो क्या करेगा, वो रेड ही रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अगर वो रेड को चेंज करता है ब्लू के अंदर, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पता चला कि लिटमस पेपर होते हैं हमारे एसिड होते हैं, जो क्या करते हैं, लिटमस पेपर को, जो ब्लू होते हैं उनको क्या करते हैं, रेड करते हैं। और जो बेसिक होते हैं वो क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं, ठीक है। यानी एसिड करते हैं ब्लू को रेड, और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू करते हैं। तो आपके पास दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। यानी रेड कैबेज, जो आपके लाल पत्ता गोभी होती है, जो हमें नेचुरल, यानी हमें जो कैबेज का प्लांट होता है, गोभी का प्लांट होता है, उससे मिलती है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो देखो रेड कैबेज यानी लाल होगी वो, अगर उसको हम डुबोएंगे, सिंक करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो रेड ही रहेगी, ठीक है। अगर आपने उसको डुबो दिया बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा, अगर मैंने लाल पत्ता गोभी लिया, उसको सॉल्यूशन में डाल दिया, अगर उसका रंग लाल ही रहा, कलर चेंज नहीं हुआ, तो कैसा रहेगा सॉल्यूशन, वो एसिडिक। अगर उसका रंग हो जाता है ग्रीन, तो हमें जो सॉल्यूशन लिया है उसमें डुबोया उसको, तो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन, जो लाल पत्ता गोभी का रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। एक आपके पास टर्मेरिक, देखो टर्मेरिक आपने देखा होगा, हर एक, मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं जिसमें टर्मेरिक हल्दी यूज ना होता हो।
क्योंकि हल्दी हमारे मतलब हमारी जो सब्जी होती है उसमें रंग देने के लिए होता है, जो मतलब थोड़ा पीलापन आ जाता है हमारी सब्जी में, थोड़ा अच्छी लगने लगती है। तो वैसे ही आपके पास टर्मेरिक होती है, आप टर्मेरिक से भी क्या कर सकते हो, एसिड और बेस को इंडिकेट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आपने एसिड, थोड़ा सा एसिड लिया, जैसे आप घर पे देखते हो आपके पास अगर लेमन है, नींबू है, तो उसको हल्दी के ऊपर निचोड़ोगे तो क्या रहेगा, वो कलरलेस रहेगा, उसका हल्दी का चेंज नहीं होगा, वैसे की वैसी येलो रहेगी, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर थोड़ा सा साबुन डाल दिया, साबुन क्या होता है, वैसे आपके पास सोप्स होते हैं जो वो बेसिक होते हैं, अगर आपने उसके अंदर साबुन डाल दिया तो उसका थोड़ा सा रंग हल्का सा रेड ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम कई बार जब हम सब्जी खाना खाते हैं तो हमारी सब्जी होती है जो हमारे कपड़ों पे, मतलब हमारे कपड़ों पे वो छुट छिट जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे कपड़ों में थोड़ा पीलापन आ जाएगा, अगर आपने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं तो आपके सफ़ेद कपड़े पर थोड़ा पीलापन आ जाएगा। जब आप उसको साबुन से साफ करोगे तो वो पीलापन क्या होगा, चेंज हो जाता है रेड ब्राउन के अंदर। तो आपका सोल्यूशन कैसा है, वो साबुन का सोल्यूशन कैसा है आपका वो, तो आपका सोल्यूशन कैसा, वो बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, लेबोरेटरी के अंदर जो साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक होगा आपके पास फिनोल्फथैलिन और एक क्या होगा आपके पास मिथाइल ऑरेंज, जो हमने पहले बताया है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलिन क्या होता है आपके पास, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें, जो मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर। तो आपका फिनोल्फथैलिन का मैंने बताया था, रंग कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर आप एसिड डालोगे या एसिड के अंदर फिनोल्फथैलिन डालोगे तो क्या होगा, वो उसका रंग चेंज नहीं होगा, वो कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। अगर आपने उसको डाल दिया बेसिक सॉल्यूशन के अंदर तो उसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको, अगर आपने फिनोल्फथैलिन लिया, उसको डाला एसिड के अंदर तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो कैसा सॉल्यूशन है वो, जो आपने जिसके अंदर डुबोया तो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाता है तो कैसा सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा आपके पास है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, देखो यहाँ पर ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर का होगा। अगर आपने उसको डाला एसिड के अंदर तो क्या हो जाएगा, रेड। अगर आपने उसको डाला बेसिक के अंदर तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ से इसको याद रखना, अगर मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर डाला जाता है तो उसको रेड कर देता है मिथाइल ऑरेंज को एसिड, कि हमारे सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो हमारे सॉल्यूशन का कलर कैसे हो जाएगा, येलो हो जाएगा, थोड़ा पीलापन आ जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या पढ़ते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मीन्स आपका ऑल फैक्ट्री कहाँ से रिलेटेड है, ये ऑल फैक्ट्री आपका रिलेटेड है स्मेल से, सेंस ऑफ स्मेल से, ठीक है। ये क्या होते हैं कि आपके पास ऐसे सब्सटेंस जो हमारे स्मेल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स हुज मीन्स ऐसे सब्सटेंस विच changes the smell in acidic or basic solution are called olfactory indicators, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर olfactory indicators हमारे नोज के अंदर, नाक के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें सेल्स स्मेल की क्या करते हैं, सेंस करवाते हैं, ठीक है। olfactory रिसेप्टर बोलते हैं जिनको। तो अगर आपने यहाँ पर अपने घर के अंदर जो ओनियन हम यूज करते हैं, प्याज यूज करते हैं, अगर आपने प्याज को डुबो दिया किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, या फिर आपका प्याज के ऊपर क्या डाल दिया, आपने एसिड डाल दिया, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मीन्स आपके जो प्याज की स्मेल है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने नींबू को प्याज के ऊपर निचोड़ दिया है, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा है, नींबू कैसा, आपके पास एसिडिक, क्योंकि वो खट्टा है, ठीक है। तो आपकी स्मेल है जो स्मेल और तीखी हो जाएगी, यानी ऑनियन की स्मेल थोड़ी और बढ़ जाएगी। अगर आपने उसके ऊपर डाला है बेस तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो स्मेल, यानी स्मेल उसकी बंद हो जाएगी, ठीक है। वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस तो आपने क्या यहाँ पर देखो, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, स्मेल को रिटेन करते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इनकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। वेनिला एसेंस की जो क्या होता है आपके पास, तो ये रिटेन स्मेल्स, इन स्मेल को रिटेन करते हैं, उनकी स्मेल ऐसे ही रहेगी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और आपकी कोई स्मेल नहीं होगी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। आगे है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग इलायची का जो ऑयल होता है हमारे पास, लौंग इलायची होती है, अगर आप उसके ऊपर डालते हो थोड़ा एसिड तो आपका स्मेल क्या रहेगी, वैसी ही रहेगी। अगर आप उसके ऊपर डालते हो बेसिक तो क्या रहेगा, आप वो बेस डालते हो तो क्या रहेगा, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कैसे रहेगा, ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पर एसिड बेस और साल्ट्स को
टेस्ट करने के लिए हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है या फिर जस्ट इंडिकेटर्स हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर कि हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर उनके हम पहचान कैसे करते हैं। तो आगे देखिए हम पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं, इन एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। So acids are those chemical substances which have a sure test। कि एसिड्स आपके पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर, खट्टा होता है। दे चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या करते हैं? आपके ब्लू लिटमस को रेड के अंदर चेंज कर देता है। हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखो आपके पास एसिड्स के टाइप क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एसिड्स के टाइप क्या है आपके पास। तो आपके एसिड्स वैसे होते हैं, देखो एक होता है मिनरल्स एसिड और एक क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मिनरल्स, मिनरल क्या होता है? द एसिड्स विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड, ठीक है। जो आपके एसिड्स मैन मेड होंगे, मानव के द्वारा बनाए जाएंगे, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। जो हमें अर्थ पर क्या है, अर्थ पर मिलते हैं, मतलब थोड़े बहुत ही, लेकिन हमें प्लांट से नहीं मिलते। क्या मिलते हैं हमें? अर्थ पर मिलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। तो ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, और कार्बोनिक एसिड क्या हो गया? H2CO3। तो यहाँ पर आपके पास जो HCl है, H2SO4 है, HNO3, ये क्या होता है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या है? थोड़ा वीक एसिड है। तो आपके मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो मैनमेड होते हैं, मनुष्य द्वारा बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, HNO3, ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग कम होता है, ये वीक एसिड होता है हमारे पास। और जो बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज कॉल्ड द किंग्स ऑफ एसिड, अम्ल राज बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वैसे तो एसिड बोलते हैं हम सबसे स्ट्रॉन्ग को, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। राजा है ये अम्लों का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड यानी कि ऑर्गेनिक जो नेचुरल होते हैं, जो हमारे नेचुरल ओकरिंग होते हैं, जो हमें सिर्फ नेचर से प्राप्त होते हैं, एनिमल से या प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर देखो इनके एग्जाम्पल क्या है। अगर आप देखोगे एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? ये हमें मिलता है विनेगार से। कहाँ से मिलता है? विनेगार से। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको जब जो हलवाई होते हैं हमारे, कि जो हमारा जैसे हम पनीर बनता है दूध से, तो उसके अंदर क्या डालते हैं? थोड़ा विनेगर डालते हैं ताकि वो दूध फट जाए, ठीक है। तो एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? विनेगार के अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड हमारे पास जो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, यानी कि नींबू और संतरा हो गया, उसमें मिलता है। टारटैरिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? टैमरिंड, इमली के अंदर, ग्रेप्स और अंगूरों के अंदर मिलता है हमें। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जो हमारे सभी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर मिलता है। लैक्टिक एसिड हमारा मिलता है दूध के अंदर और दही के अंदर। आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस एंजाइम्स, ठीक है। लैक्टोबैसिलस होता है जो हमारा दूध को दही बनने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो लैक्टिक एसिड का मिलता है हमें दूध के अंदर मिलता है। मैलिक एसिड का मिलता है हमें एप्पल्स के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड का मिलता है हमें एंट स्टिंग, यानी जो हमारी लाल चींटी यानी मधुमक्खी होती है उसके कांटे के अंदर मिलता है। जो हमें कांटा चुभता है, वो जो मधुमक्खी हमें काटती है, तो उसके स्टिंग के अंदर मिलता है। अमीनो एसिड क्या मिलता है हमें? प्रोटीन के अंदर मिलता है। जैसे हमारे दालें होंगी, सोयाबीन हो गया, इसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, सॉरी, अमीनो एसिड होता है। यूरिक एसिड हमारे यूरिन के अंदर, यानी कि हमारे मूत्र के अंदर मिलता है, पेशाब के अंदर मिलता है यूरिक एसिड। आगे हो गया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक कहाँ पे मिलता है हमें? टमाटो के अंदर, ठीक है। तो आपको कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, मैलिक कहाँ मिलता है, फॉर्मिक, अमीनो, यूरिक, ऑक्जेलिक, ये एसिड कहाँ मिलते हैं। तो आपने देखो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मिक कहाँ से आया? फॉर्मिका से आया। फॉर्मिका मीन्स क्या होता है? जो हमारी आंट होती है, यानी कि आंट मीन्स अंटी नहीं, अंटी नहीं बोलते इसको, इनको बोलते हैं आंट मीन्स मधुमक्खी, ठीक है। तो आंट स्टिंग होता है कि जो हमारी मधुमक्खी होती है उसका नाम कैसे पड़ा है? फॉर्मिका होता है उसको, ठीक है। उसका जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है उसका क्या होता है? फॉर्मिका।
तो वहीं से ये क्या है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड यूज हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर हम एसिड्स को कैसे मतलब कैटेगराइज करते हैं मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो आपको यहाँ से ये को याद रखना है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलो आगे हम देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। देखो डाइल्यूट मीन डाइल्यूशन, जब किसी आपको डाइल्यूट करते हो तो आपने सुना होगा एक डायलेशन होती है, प्रोसेस डायलिसिस होती है। जब हम किडनी से क्या करते हैं हम, कि हमारे किडनी की डायलिसिस करते हैं, हम ब्लड को चेंज करवाते हैं, यानी जो हमारा गंदा खून है वो निकाला जाता है। तो वैसे ही आपके पास होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड है जो कंसंट्रेटेड मतलब कि प्योर मात्रा में, डाइल्यूट मतलब कि आपका कोई थोड़ा बहुत पानी होगा, ठीक है, या आपका क्या उसमें पानी होगा। कंसंट्रेटेड कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपके पास ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या होते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आपका पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। कैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम रिएक्शंस देखी होगी प्रीवियस लेसन्स के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम एक डाइल्यूट वर्ड यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट बेस होता है मतलब, ठीक है। तो डाइल्यूट वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हमें लेना होता है, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होगा, व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू ऐड एसिड इन वाटर बट नॉट वाटर इन एसिड, ठीक है। तो हमें जब उसको डाइल्यूट करते हैं किसी भी एसिड को, तो हमें क्यों रिकमेंड किया जाता है कि आपको एसिड क्या है पानी में डालना है, ना कि आपको पानी को एसिड में डालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid, ठीक है। तो डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड, कि आपका जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसको डाइल्यूट किया जाता है, शुड ऑलवेज बी डन, हमेशा किया जाता है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर, हमें एसिड को वाटर के अंदर डालकर उसका डाइल्यूट किया जाता है, ग्रेजुअल विद स्टायरिंग यानी हिलाकर उसको, एंड नोट बाय एडिंग वाटर टू एसिड, कि हमें एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है, हमें पानी के अंदर क्या मिलाना है, एसिड मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका रीजन क्या आएगा, व्हेन वी ऐड एसिड टू वाटर फॉर डाइल्यूशन, जब हम एसिड डालेंगे वाटर के अंदर डाइल्यूट करने के लिए उसको, द हीट इवॉल्व ग्रेजुअली, क्योंकि आपके पास देखो जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, यानी इसके अंदर हीट ज़्यादा निकलती है रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो जब आप एसिड को पानी के अंदर डालोगे फॉर डाइल्यूशन, द हीट इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इजीली एब्जॉर्ब बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कि आपके पास जो हीट एकदम से हीट निकलेगी, इवॉल्व होगी, इवोल्यूशन होगा, तो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम पानी के अंदर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, यानी एसिड डाला पानी में, उसको थोड़ा स्टायरिंग किया, हिलाया, तो उसके बाद थोड़ा डाला, उसको थोड़ा स्टायरिंग किया, तो क्या होता है, हमारा एसिड क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। सो व्हेन वी ऐड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड फॉर डाइल्यूशन, कि जब हम वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड, कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इवोल्ड होगी, पैदा होगी, निकल के आएगी, रिलीज होगी। दिस हीट चेंजेस सम वाटर टू स्टीम, तो आपके ने जो उसके अंदर पानी डाला है वो आपने पानी को क्या कर देगी, स्टीम के अंदर चेंज कर देगी, भाप के अंदर चेंज कर देगी, जिससे हो सकता है विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर बॉडी एंड कॉज एन एक्सीडेंट, तो जो एसिड आपका जिस भी बर्तन के अंदर रखा वो उसको क्या कर देगा, वो स्प्लैश कर देगा, ठीक है, टूट जाएगा वो, और वो हो सकता है कि एसिड वो हमारे बॉडी के ऊपर आ जाए और हमारे क्या हो जाए, अचानक से हमारा शरीर जल भी सकता है, ठीक है, आग भी लग सकती है हमें। तो यहाँ पर आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जब आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हो तो आपको एसिड में पानी मिलाना है या पानी में एसिड मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कंसेप्ट को अच्छे से देखना और उसके बाद रिवाइज करना, ठीक है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है, कि हमारे पास एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं।
तो केमिकल प्रॉपर्टी यानी आपके एसिडिक केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं विद द सब्सटेंसेस। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद द मेटल्स। क्या है? रिएक्शन विद द मेटल्स, कि हमारे जो एसिड होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड आफ्टर रिएक्शन साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉरी बच्चों। तो जब आप मेटल को एसिड के साथ या एसिड हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द मेटल इज साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो आपका जो देखो यहाँ पर Zn क्या है करेक्शन, फॉर एग्जांपल में Zn प्लस HCl। Zn क्या आपके पास मेटल, HCl क्या आपके पास एसिड, ठीक है, डाइल्यूट HCl। इससे बाद क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2। तो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा इज इवॉल्व विद द पॉप साउंड। तो आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पॉप साउंड के साथ एक थोड़ा छोटा सा धमाके के रूप में क्या होगा, धमाके की आवाज आएगी जब आप एसिड को किसी मेटल के अंदर या मेटल को किसी एसिड के अंदर डालते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका मेटल की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। क्यों? आपके जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो आपके हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये आप पढ़ोगे चैप्टर 3 के अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा आगे उसकी ट्रिक, उसको कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप मेटल्स, आपकी जो मेटल होगी जिसको आप एसिड के अंदर डालोगे, एसिड को मेटल के अंदर रिएक्शन कराओगे, तो अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज़्यादा, तो उसको वो हाइड्रोजन निकाल देगा, उससे Cl छीन लेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उससे क्या कर लेगा, वो छीन लेगा उससे, और H2 को बाहर निकाल देगा, कि बोलेगा कि Cl2 को मेरे पास, कोलन को मेरे पास आने दे और तू बाहर निकल जा, ठीक है। यानी कि Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2 गैस विल बी फाउंड विद द पॉप साउंड एंड। तो आगे देखो नोट, आपके पास ये मैं ज़्यादातर आपकी जो NCERT है उसको कवर करवा के चल रहा हूँ, ठीक है। आगे नोट में क्या लिखा हुआ है, आपका एक क्वेश्चन होगा NCERT के अंदर कि जो आपके कार्ड एंड शोर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको आप के ब्रास और कॉपर के वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखने चाहिए, आपका होगा ये। तो देखो कार्ड एंड शोर फूड स्टफ्स, ठीक है, कार्ड यानी दही की, और जो हमारे शोर फूड स्टफ्स हैं जो हमारे खट्टे खाने के हो गए चीज़ें हैं, सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटल वेसल्स लाइक कॉपर एंड ब्रास, ठीक है। तो हमें वो जो मेटल्स वेसल होते हैं लाइक कॉपर एंड ब्रास, उसके अंदर क्यों नहीं रखने चाहिए, शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स बिकॉज शोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। तो आपको ये पता है कि आपके जो एसिड होते हैं वो कैसे शोर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके शोर सब्सटेंसेस में क्या होता है, एसिड होता है, जो आपकी रिएक्शन कर लेते हैं मेटल के साथ में, क्या बनाते हैं, सम पॉइजनस कंपाउंड। तो जैसे ही आप उनका कंजप्शन करोगे, उनको आप कंजप्ट करोगे, ठीक है, आप उनका कंजप्शन लोगे, उनको खाओगे, तो क्या करेगा, वो रिएक्शन कर लेंगे और क्या बनाएंगे, पॉइजनस कंपाउंड बनाओगे, जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, मतलब ज़्यादा रिएक्शन तेज होगी, तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। सो प्लीज़ रिमाइंड दैट यू शुड नॉट kept the means card and shore substance in the brass and copper vessels, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद द मेटल कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनेट्स। क्या है? रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कि आपके पास जो एसिड होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। So, when acids react with the metal carbonates or hydrogen carbonates, metal hydrogen carbonates form a salt, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो जब भी आपका कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसकी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, रैपिड एस्केप ऑफ स्मॉल बबल्स। तो जैसे आप कई बार देखते हो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, उनको जब आप खोलते हो उनको सी की आवाज आती है, एकदम सी की आवाज आती है, तो कौन सी गैस होती है, वो CO2 गैस होती है, ठीक है, यानी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है। तो अगर आपको पूछे कि ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ कौन सी गैस निकलती है, CO2, पॉप साउंड कौन सी होती है, H2 गैस। तो आपको ये याद रखना, यहाँ पर ये आपका 1 नंबर में MCQ में आ सकता है।
तो आगे देखो, जैसे आपका हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मेटल्स कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl एसिड के अंदर, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर आपका NaCl क्या सोल्ट है, टाटा साल्ट जिसको बोलते हैं, नमक बोलते हैं, कि हमारे पास कॉमन साल्ट होता है ये, प्लस CO2 प्लस H2। वैसे ही NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, Na2CO3 और NaCO3 के बारे में, बेकिंग सोडा प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो क्या आपने कहा हमारे पास NaCl साल्ट बनता है, CO2 बनता है और H2 बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास अगर मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है कोई भी आपका एसिड, तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, H2 गैस बनता है। सो व्हेन CO2 गैस प्रोड्यूस इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है, हमारे पास लाइम चूना होता है जो, ठीक है, लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, उसको अगर हम पानी के अंदर उसको पानी डाल दें, CaO प्लस H2O, क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट लाइम और लाइम वाटर। तो CaOH ट्वाइस, जिससे हम क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, CaOCl2 बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका CaOH ट्वाइस है, लाइम वाटर है, या फिर आपको इसको बोल दो लाइम वाटर बोल दो, या फिर आप इसको बोल दो सिलेक्ट लाइम। तो जब इसमें से CO2 हमारी जो बनी है ऊपर रिएक्शन में उसको गुजारेंगे, तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा, CaCO3, जिसका रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, नहीं कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसको क्या करता है, मिल्की कर देगा, थोड़ा सा व्हाइट सा कर देगा, ठीक है, व्हाइटिश हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन अगर आप CO2 को गुजारोगे लाइम वाटर के अंदर से। लेकिन अगर आप CO2 को लगातार गुजारते रहोगे, बट इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू द लाइम वाटर, देन व्हाइट PPT ऑफ CaCO3 डिसॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आप इसके अंदर ज्यादातर CO2 डालते जाओगे तो आपका CaCO3 आपका वाटर और CO2 रिएक्ट कर लेंगे, क्या बनेगा, CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस। जो क्या होता है, कलरलेस होता है, कि आपका ये क्या बनेगा, इसका जो कलर है व्हाइट सा, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और देखो नोट आ गया यहाँ पर, तो आपका जो नोट है उसको खासकर ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, यदि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गया, तो आप जैसे देखते हो, आप कई बार ओवर ईटिंग ज़्यादा खा लेते हो या कुछ ज़्यादा चटपटा खा लेते हो, तो आपके कलेजे में जलन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। कि बोलते हैं कि हम कई बार परिवारों में बोलते हैं कि माँ मेरा गला थोड़ा जलन कर रहा है, तो क्या होता है, वो एसिडिटी होती है, हमारे स्टमक के अंदर जो HCl होता है उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। सो वी सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा, क्या हम क्या सजेस्ट करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3 सॉल्यूशन एज रेमेडी, कि हम उसको दवाई के रूप में लेते हैं बेकिंग सोडा को, जो हमारी किचन के अंदर मिलता है, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक, कि जो हमारा HCl हमारा एसिड है स्टमक के अंदर ज़्यादा रिलीज हुआ है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुआ है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है नोट वाला। आगे देखो, रिएक्शन विद द बेसिस क्या है, कि बेस के साथ में रिएक्शन क्या होगा, अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, देखो हमारे बेसिस होते हैं, मतलब कि जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन अल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये खासकर ध्यान में रखना। अल्कलीज क्या होते हैं, ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। सो व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद द बेस न्यूट्रलाइज द एसिड। तो हमने ऊपर पढ़ा है, अगर किसी को एसिडिटी है, एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो क्या देंगे उसको, बेकिंग सोडा देंगे, तो क्या वो बेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वही रिएक्शन यहाँ पर है। When an acid is treated with a base, the base neutralize the acid with the formation of salt and water. This reaction is called neutralization reaction. So neutralization reaction, the formation of salt and water when acids react with the bases or bases react with the acid. तो जब हमारे एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इसका रिएक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज बोलते हैं। क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, एसिड प्लस बेस आफ्टर रिएक्शन साल्ट प्लस वाटर HCl प्लस NaOH। HCl आपके पास एसिड है, NaOH आपके पास बेस है, तो क्या बना, NaCl प्लस H2O बना यहाँ पर, ठीक है। तो NaCl क्या होगा, आपके पास सोल्ट हो जाएगा। रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड के साथ में क्या रिएक्ट करेंगे हमारे एसिड, तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड आफ्टर रिएक्शन साल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा है कि जब आपके मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये सेम रिएक्शन है जो ऊपर वाली रिएक्शन हमने की है,
एसिड एंड बेस आफ्टर रिएक्शन साल्ट एंड वाटर। तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको देखो, अगर आप देखोगे एसिड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड साल्ट एंड वाटर, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अपना मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर होगा, यहाँ पर बेसिक नेचर होगा। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, अगर हमारी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है वो एन, जैसे हमारा सोडियम करता है ऑक्सीजन तो Na2 बनाता है, अगर कैल्शियम करता है ऑक्सीजन तो CaO बनता है, तो हमारे क्या हो गए मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, सो क्या बनेंगे मेटल ऑक्साइड। तो ये प्रॉपर्टी कैसे होते हैं इनकी, बेसिक होती है। हम दोनों रिएक्शन से यहाँ पर देखेंगे। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्या होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, बेसिक होते हैं। जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। तो हमारे मेटल ऑक्साइड की तरह है कि जो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। आगे देखो नोट के अंदर, द एंट एसिड, यानी एंट मीन्स विपरीत, उसका उल्टा, उसका विरोधी, उसका शत्रु, उसका दुश्मन, उसका एनिमी, ठीक है। कि आपके पास जो एंटासिड होते हैं जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज्ड टू रिमूव इंडाइजेशन इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आपने कई बार ज़्यादा खा लिया, आपको जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन मतलब आपको भोजन नहीं पच रहा, तो आप क्या करोगे, एंटासिड लोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लोगे, which is used to remove indigestion is a metal hydroxide. Milk of magnesia is a magnesium hydroxide solution which is basic in nature and which is used to remove the acidity of our body stomach, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए रेमेडी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर आप जिसको इनो बोलते हैं, ठीक है, इनो टाइप का होता है ये। आगे देखो, एसिड्स आर कोरोजिव, कोरोजिव क्या होता है, मतलब कि आपने पहले पढ़ा होगा कोरोड, जंग लगना पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर, लेसन 1 के अंदर, कोरोड क्या होता है, ठीक है। तो कोरोड होता है जंग लगना। द मिनरल्स एसिड कोज शैवा बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईटन अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड वुड। तो जैसे आपने घरों के अंदर देखा होगा, आपके पास एक इन्वर्टर बैटरी होती है, उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप उस एसिड को थोड़ा सा भी हाथ में डालो तो आपका स्किन बर्न हो जाएगी, स्किन क्या करेगी, रेड हो जाएगी, आपकी स्किन क्या करेगी, थोड़ा बर्न करेगी, जलने लगेगी वो। अगर वो आपको कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, कपड़ों में छोटे छोटे क्या हो जाए, सुराख हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। रुई हमारी खत्म हो जाती है, वुड लकड़ी को खत्म कर देता है। तो क्या होते हैं, कोरोजिव नेचर होते हैं, खराब करने वाले नेचर होता है इनका। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर्स बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड द कंटेनर्स। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो एसिड होते हैं वो मेटल्स कंटेनर के अंदर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बना हो गया ये, सो दे आर स्टोर्ड इन द ग्लास एंड सिरेमिक कंटेनर्स, ठीक है। तो इसलिए आपके क्या होते हैं, या तो ग्लास के अंदर रखा जाता है, या फिर सिरेमिक जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। वट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, आपके पास जितने भी एसिड होते हैं उनमें सभी में कॉमन क्या पाया जाता है, क्या चीज कॉमन होती है, वट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। तो आपने देखा होगा सभी एसिड्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हर एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है। तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट सेपरेट्स आउट H पॉजिटिव आयन, कि सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है, जब इन एसिड्स को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो इट सेपरेट्स आउट H पॉजिटिव आयन। तो क्या करता है ये, H पॉजिटिव आयन को अलग कर देता है। So it is the presence of H positive ions which give an acid solution is acidic character। तो सभी एसिड के अंदर ये H पॉजिटिव आयन ही होता है जो हमारे एसिड सॉल्यूशन को देता है, इसको एसिडिक करेक्टर देता है। HCl क्या बनाएगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 क्या बनाएगा, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, CH3COH क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। So thus acids like HCl, H2SO4, CH3COH, etc. show acidic character because they dissociate in an aqueous solution। क्योंकि ये aqueous solution में क्या होता है, डिसोशिएट होकर टूट जाते हैं। लेकिन आपका जैसे देखो, आपका हर एक कंपाउंड्स जो H रखता है, H कंटेन करता है, वो एसिड हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे CH3COOH है, ये हाइड्रोजन डिसोशिएट कर, लेकिन ये क्या करेगा, लो क्वांटिटी में क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा ये। तो देखो, द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज C6H12O6 एंड अल्कोहल C2H5OH, इन दोनों में H है, H12H5OH, ठीक है।
कंटेन्स H पॉजिटिव बट डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। या आपका एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके पास अल्कोहल है, ग्लूकोज में H पॉजिटिव आयंस तो होता है, लेकिन क्या नहीं करते, एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखो यहाँ पर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट एसिडिक कैरेक्टर शो एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज देयर H पॉजिटिव आयन डू नॉट सेपरेट आउट। क्योंकि इनमें जो H पॉजिटिव आयन होता है वो सेपरेट नहीं होता, वो इनसे टूटकर अलग नहीं होता, तो इसलिए क्या नहीं होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स conduct electricity due to presence of H positive ions but the alcohols and glucose do not। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि अल्कोहल्स और ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन क्या करता है, आपका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है एसिड का वो करता है। तो क्यों, क्योंकि आपका जो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन होगा तो एक्वस क्या होता है, जिसके अंदर पानी होता है। अगर आपको एसिड को डालोगे पानी के अंदर तो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन आपका ग्लूकोज है और अल्कोहल क्या नहीं देंगे, H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। एक आगे देखो, ड्राई HCl गैस डो नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई HCl, ड्राई मीन्स सूखा, ऐसा HCl ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके अंदर पानी ना हो, एक्वस सॉल्यूशन ना हो, ड्राई कंडीशन हो, तो क्या नहीं करेगा, ये ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देखो अगर हम HCl को क्या करेंगे, या फिर HCl के अंदर क्या रखेंगे, हम लिटमस पेपर रखेंगे तो उसका कलर चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ड्राई HCl है वो क्या नहीं करेगा, H पॉजिटिव आयन शो नहीं करेगा, डिसोशिएट नहीं करेगा, तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर हमारे लिटमस पेपर का कलर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रिएक्शन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एसिड H पॉजिटिव आयन क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, डिसोशिएट होना चाहिए। ठीक है, तो आपके जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, अगर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे आपका ड्राई HCl है, अगर हमारे पास HCl के अंदर का HCl को किसी पानी के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करेगा, वो वहां से हमारा H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, और उसके निकलने के कारण क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर के कारण क्या होगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा, तो क्या करेगा, वो लिटमस पेपर का कलर क्या करेगा, चेंज कर देगा। वो क्या कर देगा, आपका ब्लू से रेड कर देगा। आगे है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं। एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, ऐसा एसिड जो आपका वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसा एसिड जो किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, वो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है वाटर के अंदर और एक लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4, HNO3 क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आगे आपके पास वीक एसिड्स, एन एसिड विच इज पार्शली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। कि ऐसे एसिड जो क्या करते हैं, हमारे वाटर के अंदर पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, लेकिन वो H पॉजिटिव आयन देते तो हैं, लेकिन वो क्या देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वीक एसिड बोलते हैं। जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, ये H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन क्या देगा, कम मात्रा में देगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कम देगा। H2SO3 ये भी क्या होता है आपके पास, ये भी क्या देगा, कम देता है। ठीक है, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक होता है आपके पास ये सल्फ्यूरस H2SO3 क्या होता है, ये सल्फ्यूरस। ठीक है, तो आपका क्या देगा, ये आपका ये थोड़ा कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा एसिड बेस और साल्ट के अंदर हमने यहाँ पर एसिड बेस और साल्ट की प्रॉपर्टी को पढ़ा, उनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल ब्राइट माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, तो तब तक के लिए नमस्कार।